जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे, अगर सिमरन को कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। अबीर निमृत ने रोते हुए उसके कंधे से सिर टिका लिया। समीर जो कि पानी लेने धीमे धीमे चलकर आया था, निमृत की बातें सुन उसकी आंखें भर आए और वो वापस चला गया। निमृत और अबीर के बीच आना उसे अभी सही नहीं लगा, क्योंकि वो समझ रहा था कि इस वक्त निमृत को अबीर की जरूरत है। आओ मेरे साथ। अबीर ने उसका हाथ थामा और खाने की प्लेट ली और उसे अपने साथ लेकर नीचे ही निमृत के कमरे में चला गया, क्योंकि वह जानता था कि त्रिपाठी जी या अम्मा कोई भी कभी भी आ सकते हैं। उसने प्लेट टेबल पर रखी, निमृत को बेड पर बिठाया और उसके हाथों को थाम उसके सामने बैठ गया। कुछ नहीं हुआ है ना निमृत? हमारी सिम्मी सेफ है। ठीक है, वो बस थोड़ा डरी हुई है और कुछ नहीं, तो बस चिंता मत करो। अब इतना दुखी मत हो प्लीज़। भगवान सबकी रक्षा करते हैं और फिर हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। और देखना, धीमे धीमे सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। आसान नहीं है अबीर। वो पहले ही चैत के कारण सबसे डरी डरी रहती थी, लड़कों से दूर भागती थी। तुम नहीं जानते, यहाँ पर भी सिर्फ तुमसे बात करती है। तुम पर विश्वास है, यहाँ तक कि समीर से भी बात नहीं करती वो। निमृत ने दुखी होकर कहा। अबीर ने अपनी हथेलियां से उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। हम हैं ना निमृत, हम वापस लाएंगे ना उसका आत्मविश्वास। हम उसको फिर से नॉर्मल करेंगे। मैं बात करूंगा ना उससे, मैं समझाऊंगा, वो समझेगी मेरी बात। अबीर ने निमृत को समझाया और फिर एक निवाला तोड़ उसकी तरफ बढ़ाया। तुम खा लो अबीर, मैं बाद में खा लूंगी, निमृत बोली। कहा ना, आज साथ में खाने का दिल कर रहा है। जानता हूं मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, पर आज जब मुझे पता है कि मेरी वाइफ दुखी है, भावुक हो रही है, उसे मेरे साथ की जरूरत है, तब तो मैं थोड़ा सा साथ तुम्हारा दे सकता हूं ना, अबीर ने कहा। तो निमृत ने गर्दन हिलाई और मुंह खोल दिया। अबीर ने उसे खाना खिलाया और उसके बाद दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। अब मैं जाती हूं, पापा को भी खाना देना है, निमृत बोली और उठकर जाने लगी। वैसे भी उसे अपना किया वादा याद था। वह नहीं चाहती थी कि अबीर इस समय पर फिर से डिस्टर्ब हो। वो उठकर जाने वालों की तभी अबीर भी उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। निमृत की आंखों में रुके आंसू फिर से बहने लगे और उसने भी अपनी हथेलियां अबीर के पीठ पर कस दी। थैंक्स अबीर, मुझे सच में इस समय तुम्हारी जरूरत थी। बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूं मैं, निमृत सिसकुटी। शांत, बिल्कुल शांत। तुम्हारे पास नहीं हूं आजकल, पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि साथ नहीं हूं। मैं हर पल साथ हूं, हर लम्हे हर कदम पर साथ हूं। इसलिए बिल्कुल भी मत घबराना। जब भी लगे कि मेरी जरूरत है, तुरंत मेरे पास चली आना या मुझे आवाज लगा देना। मुझे अपने साथ ही खड़ा पाओगे। अबीर ने हौले से उसके माथे पर अपने होंठ रख कर कहा, तो निमृत ने गर्दन हिलाई और फिर उसकी तरफ देखा। तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो अबीर, समीर और सिमरन दोनों को मैं संभाल लूंगी। इस समय तुम्हें और कुछ भी नहीं सोचना है। मैं नहीं चाहती कि अब तुम कोई भी ऐसा बनाओ, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, या कोई भी कारण तुम्हारी सफलता में रुकावट बने। मैं आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी इस टूर्नामेंट के बाद तुमसे दूर रहना, निमृत ने कहा और तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गई। अबीर ने गहरी सांस ली और निमृत की कही आखिरी बात याद करते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वह समीर को देखने समीर के कमरे में चला गया। तब तक त्रिपाठी जी भी उठकर आ गए थे। पापा आप भी खाना खा लीजिए, मैं सिमरन को देख लूंगी, निमृत ने कहा। तो त्रिपाठी ने गर्दन हिलाई और निमृत ने उनका खाना लगा दिया। अबीर ने जाकर समीर को देखा, उसको दवा दी, पानी दिया और फिर किचन में आकर दूध गर्म किया और समीर के पास आया, पर तब तक समीर दवाओं के असर से फिर से गहरी नींद में चला गया था। अबीर ने उसके सर पर हाथ फिराया और फिर अपने कमरे में चला गया। आज का दिन बहुत ही अजीब गया था। सबके चेहरे पर उदासी थी और सबके दिल बेचैन थे। जहां निमृत ने सोच रखा था कि वह समीर की पूरी देखभाल करेगी और उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर देगी, वहीं अबीर ने तय कर लिया था कि मौका मिलते ही सिमरन से बात करेगा और उसके मन में जो भी डर है उसे निकालने की कोशिश करेगा ताकि वह नॉर्मल हो सके। निमृत भी वही अम्मा के कमरे में ही लगे दूसरे बेड पर सो गई। वैसे भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज की घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था और वह समझ रही थी कि जब उसका ये हाल है तो सिमरन का क्या ही हाल हो रहा होगा। हर रात की सुबह होती है और इस रात की सुबह भी हो गई। समीर की नींद खुली तो बाजू में बैठे कुछ सोचते त्रिपाठी जी दिखाई दिए। उठ गया बेटा, ठीक है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? त्रिपाठी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया। समीर ने अपना सर उनकी गोद में रख लिया। नहीं पापा, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे फिक्र है तो सिमरन की, समीर ने धीमे से कहा और फिर त्रिपाठी जी की तरफ देखा। उसकी फिक्र मुझे भी है, पता नहीं कैसे उसको नॉर्मल कर पाएंगे हम सब। वैसे भी बहुत सेंसिटिव लड़की है वह, जितना मैंने जाना और समझा है थोड़ी अलग है वह निमृत से। त्रिपाठी जी कुछ सोचते हुए बोले। हाँ पापा, शायद कोई कारण रहा होगा उसके इस तरीके की बिहेवियर का।
समीर ने धीमे से कहा, पर वह ज़्यादा त्रिपाठी जी को कुछ बताना नहीं चाहता था और ना ही पूछना चाहता था। चैत के बारे में कुछ भी नहीं बात करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि चैत का नाम घर में आए और सिमरन के कानों में पड़े और वह और ज़्यादा परेशान हो जाए। मुझे सिमरन की फिक्र है बेटा, और साथ ही साथ इस बात का दुख भी कि मैं शायद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं ना ही तो निमृत के लिए कुछ कर पाया और ना ही सिमरन की सुरक्षा मजबूत रख पाया। मैंने निमृत से 2-3 बार बात की कि वह अपनी कोचिंग शुरू कर दे, नीट की तैयारी शुरू कर दे, घर के काम होते रहेंगे, हम एक मेड और लगा लेंगे। पर न जाने क्या हो गया है उसे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहती आगे। आज अगर सिमरन को कुछ हो जाता तो मैं तो सुधाकर से नजरें नहीं मिला पाता, अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। बेटियों की तरह अपना बना कर लाया था दोनों को और उन दोनों के ही मामले में फेल हो गया मैं। त्रिपाठी जी दुखी होकर, नहीं पापा, आप फेल नहीं हुए हो, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है। और रही बात निमृत भाभी की, तो देखिएगा वह भी जरूर मानेंगी। बस एक बार भैया का सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद वह जरूर भैया की बात मानेंगी, और मैं जानता हूँ भैया उन्हें तैयार कर लेंगे मेडिकल की पढ़ाई के लिए। पता नहीं अबीर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता उन दोनों का। ना ही तो उन दोनों का रिश्ता सुधर रहा है और ना ही निमृत के हालात। पर मुझे फक्र है, तुम पर गर्व है मुझे। तुमने हिम्मत दिखाई और दिमाग से काम लिया, वरना कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो मैं कैसे संभालता। मैं तो अपनी जान दे देता अगर सिमरन के साथ कुछ गलत हो जाता है तो। त्रिपाठी का आवाज भर्रा उठी, ऐसे कैसे कुछ भी गलत हो जाता पापा? आपने कहा था ना मुझे उसके आसपास रहना है, उसका ख्याल रखना है, इसलिए मैं उसके आसपास ही रहता था। हालांकि उसे पसंद नहीं मेरा अपने आसपास रहना। रीजन क्या है मैं अब तक नहीं समझ पाया। मैंने कभी उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, कभी कोई गलती से भी गलत बात नहीं बोली, फिर भी वह मुझे चिढ़ती है। बावजूद इसके आपने कहा था, इसलिए मैं हमेशा उसके आसपास रहता था, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो या उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो। फिर भी हादसा तो हुआ ना, और इस हादसे से उबरने में उसे समय लगेगा, पर मैं जानता हूं कि वह उबर जाएगी। हिम्मत है दोनों बहनों में, इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत नहीं देखी मैंने किसी बच्चे में। त्रिपाठी बोले। अबीर जो कि दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, वह अंदर आया और त्रिपाठी जी के पास में बैठ उनका हाथ थाम लिया। विश्वास रखिए पापा, आप कहीं पर भी फेल नहीं हुए हो, बिल्कुल भी फेल नहीं हुए हैं। ना ही निमृत के मामले में, ना ही सिमरन के मामले में, और ना ही हम दोनों के मामले में। कई बार कुछ परिस्थितियों और हालात हमारे हाथ में नहीं होते और चीज़ वैसी हो जाती है जैसी नहीं होनी चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपने कोई गलती की है। और सिमरन सेफ है, भगवान की कृपा से उसे कोई परेशानी नहीं हुई है, हादसा होते होते बच गया है। हाँ अभी शॉक्ड है वह, पर धीमे धीमे नॉर्मल हो जाएगी। पर आप अपने मन पर बोझ मत रखिए। और रही बात निमृत की, तो थोड़ा सा समय दीजिए पापा उसे, एक बार मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर उससे बात करूंगा। उसके सपनों को भी जरूर उड़ान मिलेगी, उनके सपनों को मैं टूटने नहीं दूंगा। अबीर ने कहा तो त्रिपाठी ने उनकी तरफ देखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ निमृत की नींद खुली तो उसने सिमरन की तरफ देखा जो अभी गहरी नींद में थी। निमृत ने उठकर उसका माथा छुआ, फीवर नहीं था पर वह जागी नहीं थी। सिम्मी उठ जाओ बेटा, निमृत ने धीमे से उसे आवाज लगाई तो सिमरन ने आंखें खोलकर देखा। आंखें खोलते ही आंखों के आगे फिर से वह पल आ गए जो कल उसके सामने भयानक सपने की तरह आए थे, और सिमरन की आंखों में से फिर से आंसू निकलने लगे। निमृत ने धीमे से उसके सर को सहलाया। जितना याद करेगी उतना तकलीफ होगी, भूलने की कोशिश कर, उठ जा, ब्रश कर, मैं तेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर तुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। उसकी यह खामोशी निमृत को अंदर तकलीफ दे गई, पर वह जानती थी कि जख्म गहरा है और भरने में समय तो लगेगा। उसने अम्मा की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रही थी। दादी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो निम्मी उनके पास आप जाकर बैठ गई। दादी माँ ने अपने कांपते हाथ से उसके हाथ को थामा। समय दे उसे और थोड़ा संभल भी। लोग कहते हैं बेटा कि कुछ हुआ तो नहीं, फिर क्यों दुखी हो। पर लोग यह नहीं समझते कि कुछ होने में देर ही कितनी रह गई थी। जबरदस्ती होने में जितनी तकलीफ होती है, शायद जबरदस्ती होने की कोशिश में भी उससे कुछ ही कम तकलीफ होती होगी, पर तकलीफ तो होती है ना। वो इस समय तकलीफ में है और ऐसे हादसे इतनी आसानी से इंसान नहीं भूल पाता। समय लगेगा, साथ दे उसका और कोशिश कर कि धीमे धीमे भूल जाए। मुझे पता है तू सब संभाल लेगी। उद्धरण चिन्ह। जी दादी, कोशिश करूंगी, निम्मी धीमी आवाज से बोली। दादी ने उसकी तरफ देखा। कुछ लोगों की किस्मत में ईश्वर को ज्यादा ही जिम्मेदारियां और इम्तिहान लिखने होते हैं। निम्मी उदास थी। पर बेटा, ईश्वर जिम्मेदारियां और इम्तिहान भी उनके हिस्से लिखते हैं जो इन्हें करने के योग्य होते हैं, और मैं देख रही हूं तू काबिल है, बहुत कामिल है। अगर यह जिम्मेदारियां तुझे नहीं निभानी होती तो तू शायद बहुत बड़ी डॉक्टर बनती।
पर कहते कहते दादी माँ रुक गई और आंखों में नमी आ गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, शायद मैं और गिरिजा ने ही तुझे मजबूर कर दिया जो तू इस तरीके से उलझ गई है। अगर हम दोनों ने उस दिन वह बातें नहीं कही होती तो शायद आज तू पढ़ाई कर रही होती। दादी माँ को आज अपनी गलती का एहसास हुआ। निमृत के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आए और उसने दादी माँ के हाथ को मजबूती से थाम लिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है दादी माँ, मैं खुश हूँ अपनी इस लाइफ से। और अभी आप ही ने तो कहा ना कि ईश्वर जिम्मेदारी और इम्तिहान के लिए उन्हीं को चुनते हैं जो इस काबिल होते हैं। शायद अभी जिंदगी के इम्तिहान और बाकी है। रही बात डॉक्टर बनने की तो क्या ही फर्क पड़ता है, जरूरी तो नहीं हर सपना पूरा हो। अब मेरे सपने बदल गए हैं। अबीर अभी अच्छा बॉक्सर बन जाए, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आ जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। समीर इंजीनियर बन जाए और मेरी सिमरन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो बस मुझे लगेगा कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी जी ली और अपने सपने भी पूरे कर लिए। बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे या बुआ से। और प्लीज़ दादी माँ अपने मन में कुछ भी मत रखिए वरना मुझे भी बुरा लगेगा, निमृत बोली। और जैसे ही जाने को मुड़ी नज़र दरवाजे पर खड़े अबीर पर गई जो कि न जाने कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। निमृत ने उसे देखा और की गहरी सांस लेकर किचन तरफ चल दी। चाय बनाकर रखी है मैंने, अब तुम भी ले लो और सिमरन को भी दे दो। पापा और समीर को मैं दे चुका हूँ। और हाँ, मैंने मेरे लिए प्रोटीन शेक बना लिया है। बाकी अभी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, दोपहर का लंच बाहर ही कर लूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अबीर ने कहा। तो निम्मी ने एक नज़र उसे देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। अबीर ने भी उसके बाद कुछ नहीं कहा और अपनी एकेडमी चला गया। वैसे भी हफ्ते भर बाद ही उसका टूर्नामेंट होने थे जिसमें उसकी जगह नेशनल लेवल पर कंफर्म होनी थी। उसके बाद ही इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की तरफ से खेलने के लिए जा सकता था। और इसलिए इस समय उसको और कुछ भी नहीं सोचना था और त्रिपाठी जी ने भी उसे यही समझाया था कि वह अपने खेल पर ध्यान दें, बाकी सब चीज़ें वह संभाल लेंगे। निमृत अपनी और सिमरन की चाय लेकर कमरे में आई तब तक सिमरन फ्रेश होकर आ गई थी और अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए सिरहने से टिकी हुई बैठी थी। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सिम्मी चाय पियोगी, निमृत ने कहा तो सिम्मी आंखें खोली और कप उठा लिया। थैंक यू दीदी, सर दर्द कर रहा था मेरा। उद्धरण चिन्ह, थैंक यू बोलना है तो अपने अबीर भैया को बोलना, वही बनाकर गए हैं तुम्हारे लिए, निमृत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। सिमरन ने चाय पी और फिर निमृत की तरफ देखा। दीदी समीर कैसा है, ठीक है ना, वह ज़्यादा चोट तो नहीं आई उसे, सिमरन बोली तो निमृत ने उसके गाल से हाथ लगाया। चोट आई है उसे, इतनी तो आई है कि उसे हफ्ते भर के लिए डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। स्कूल नहीं जा सकता अभी वह, कोचिंग भी नहीं जा सकता, साइकिलिंग करने के लिए भी मना किया है, पर जान को खतरा नहीं है और हफ्ते 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। निमृत ने साफ साफ बात सिमरन को बता दी। उसको भी मेरे कारण चोट लग गई, मैं इंसानों को पहचान क्यों नहीं पाती हूँ दीदी, मैं उसे इतना गलत समझती थी और उसी ने मेरी मदद की। अगर समीर नहीं होता कल तो न जाने क्या हो जाता और मैं हमेशा उसे गलत तरीके से बात करती थी, हमेशा बदतमीजी करती थी, मैं हमेशा सोचती थी कि वह भी चैत की तरह ही है, सिम्मी ने दुखी होकर कहा। निमृत ने उसके हाथ को थमा और थपका। एक कहावत है ना बेटा, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। जब हमारे इतने नज़दीकी रिश्ते ने हमारे साथ धोखा किया तो दूसरों पर हम कैसे विश्वास करेंगे। वही तुम्हारे साथ हुआ है, पर इंसान को समझने में एक बार भूल हो जाती है, बार बार तो नहीं होगी ना। अब तो तुम समझ गई हो ना कि समीर और चैत में कहीं से कोई समानता नहीं है, दोनों एकदम अलग है। समीर जैसा लड़का हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा और समझदार है और यह बात मैं बहुत पहले से जानती थी और अब तुम भी जान गई हो तो अपने मन में उसके लिए कुछ भी गलत मत रखो। बाकी तुम्हें बेहतर लगे तो उससे जाकर मिल लेना, निमृत ने सिम्मी को समझाया। पर अभी पापा भी होंगे वहाँ पर, सिमरन ने सवाल किया। पापा है अभी, पर उससे क्या, तुम जाकर मिल सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह, नहीं अभी नहीं, पापा के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। पापा ने मुझे कई बार बोला समीर के साथ जाने को, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, सिमरन ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, पापा है वो, नाराज नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद पापा स्कूल चले जाएंगे तब जाकर मिल लेना, उसने तुम्हारे लिए इतना किया, एक थैंक्स बोलना तो बनता है ना। और फिर वह हमारा अपना है, मेरा देवर तुम्हारे अबीर भैया का भाई है और तुम्हारा, निम्मी बोली तो सिम्मी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा दोस्त, उसके लिए मन में बिल्कुल भी नेगेटिव बातें मत रखो, निम्मी बोली तो सिमरन ने गर्दन हिलाई और निमृत उठकर किचन में चली गई। थोड़ी थोड़ी देर में त्रिपाठी जी सिमरन के पास आए। सिमरन ने उन्हें देखा और गर्दन झुका ली। त्रिपाठी जी ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा और उसके सर को अपने सीने से टीका लिया। सॉरी पापा, सिम्मी का गला भर आया, तुम ठीक हो तो मुझे नाराजगी नहीं, पर अपनी जिद में अगर तुम खुद का नुकसान कर लेती तो मैं माफ़ नहीं करता। अब भूल नहीं होंगी पापा, मैं समीर के साथ ही आऊँगी जाऊँगी और मैं समीर से कहूँगा तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे।
तुम्हें कभी अकेला न छोड़े। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे पापा है तेरे साथ। और हाँ, रेडी हो जाए, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। तुम्हें उन लोगों की शिनाख्त करनी है ताकि उन लोगों को सख्त सजा हो सके। उद्धरण चिन्ह। पर पापा, सिमरन ने घबरा के उन्हें देखा। विश्वास है ना मुझ पर? मैं उन लोगों को इतनी कड़ी सजा दिलाऊंगा कि आगे वह कभी ऐसी हरकत करने का सोचेंगे भी नहीं। मेरी बेटी के साथ गलत करने का सोचा, मैं बर्बाद कर दूंगा उनकी जिंदगी। त्रिपाठी ने कठोरता से कहा। मुझे डर लगता है पापा, कहीं पर फिर से कुछ तो। सिमरन की आंखें भर आई। नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और डर के हम घर में तो नहीं बैठ सकते ना। हमें उन्हें सजा दिलाने ही होगी। आज तुम चलो, कंप्लेन प्रॉपर हो जाएगी, उसके बाद 1-2 दिन में मैं समीर को लेकर जाऊंगा, अभी उसकी ले जाने की हालत नहीं है। त्रिपाठी ने कहा और उठकर जाने लगे। जाने दीजिए पापा, वरना वो फिर कुछ। सिम्मी अब भी घबरा रही थी। त्रिपाठी जी उसके पास बैठ गए और उसकी आंखों में देखा। बेटा, घबराने से जिंदगी नहीं चलती और ना ही कोई हादसा हमें रोक सकता है। हमें हिम्मत रखनी है और पुराना सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है। खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग हमारी तरफ देखने से पहले घबराए। हमें बेटा वह सूरज बनना है जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख ना पाए, और अगर गलती से देखे तो उसकी आंखें बंद हो जाए। समझ रही हो न तुम? अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे आगे न टिक पाए। अपनी काबिलियत से दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो, और किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे आसपास भी आने की। त्रिपाठी ने सिमरन से कहा और फिर बहुत देर तक बैठे बैठे उसे समझाते रहे। सिमरन खामोशी से सुनती रहे, पर त्रिपाठी जी की बातों से उसके मन में पॉजिटिविटी आ रही थी और साथ ही साथ मन की नकारात्मकता भी कम हो रही थी, जो कि त्रिपाठी जी चाहते भी थे। थोड़ी देर में त्रिपाठी जी उसे लेकर पुलिस थाने गए और उसकी गवाही और गुनाहगारों को पहचान लेने से केस मजबूत हुआ, और अब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। सिम्मी को घर छोड़कर त्रिपाठी अपने स्कूल चले गए। निमृत दोपहर का खाना बनाने लगी। समीर कमरे में अकेला लेटा हुआ था। पता नहीं सिमरन कैसी हैं, एक बार मिलने भी नहीं आए, और मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी उसके पास जाऊंगा तो न जाने कैसा बिहेव करेगी। कहीं ऐसा ना हो सोचने लगे कि मैंने कल ऐसा सब किया और उसे इस हालत में देखा तो मैं उसके बारे में सोचते हुए समीर ने सिर झटका और आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। गलत समझने लगेगी मुझे भी, और वैसे भी इतना कुछ हुआ है, कल न जाने इस समय उसके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। समीर ने खुद से ही कहा, और फिर आगे बंद करके अपने कुछ लेशंस रिवाइज करने लगा, क्योंकि उसे तैयारी भी करनी थी और इस समय उसकी पढ़ने की और बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। कुछ देर बाद सिमरन दबे कदमों से उसके कमरे में आए और उसे देखा। वह आंखें बंद किए हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरे शरीर पर जगह जगह बैंडेज लगी हुई थी और पेट पर भी एक बड़ी सी बैंडेज बंधी हुई थी। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी क्योंकि पेट पर पट्टी थी। माथे पर भी चोट के निशान थे। सिमरन की आंखों में आंसू भर आए और वह वही उसके पास आकर कुर्सी पर बैठ गईं। समीर को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोली। देखा सिमरन बहते आंसुओं के साथ उसे देख रही है। सिम्मी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा? पुलिस स्टेशन में कोई बात हुई क्या? समीर एकदम से उठने लगा और उसकी आह निकल गईं। तुम लेटे रहो प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है। किसी ने कुछ नहीं कहा और न ही पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ है। सिम्मी ने जल्दी से उसे पकड़ के वापस लेटाया। फिर रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, वो भी इतनी ज्यादा। मेरे कारण। सॉरी समीर। सिम्मी अब भी रोए जा रही थी। तुम यार पहले रोना बंद करो। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती रोते हुए। तुम तो लड़ाकू विमान बनी हुई ही अच्छी लगती हो, और ये आंसू न तुम पर सूट नहीं करते। समीर ने हंसकर कहा तो सिम्मी भरी आंखों से मुस्कुरा उठी। और तुम न यूं बिस्तर पर लेटे हुए अच्छे नहीं लगते। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। अब न चोट खाना मेरे हाथ में था और न ठीक होना। हो जाऊंगा ठीक धीरे धीरे। बाकी तुम ठीक होना? समीर ने सवाल किया तो निमृत ने उसकी तरफ देखा। जब तुम्हारे जैसा अच्छा और सच्चा लड़का मेरा सरपरस्त बनकर मेरे आसपास था तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। थैंक्स समीर, अगर तुम न होते कल तो शायद मैं भी नहीं होती। और क्यों नहीं होता मैं तो हर पल साथ हूँ, डोंट वरी। समीर मुस्करा उठा। अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। सिम्मी बोली और उठकर जाने लगी, फिर पलटकर देखा। फ्रेंड्स, सिम्मी ने हाथ बढ़ाया। यस फ्रेंड्स फॉरएवर। समीर ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही सुनते रहिए सोलमेट।